देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, दूसरी लहर का डर। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते जा रहे हैं मामले। अठारह राज्यों में फैला कोरोना का नया डबल म्यूटेंट। आईसीएमआर ने कहा मास्क और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी। कोरोना के नए स्ट्रेन का मिलना चिंताजनक, ना बरतें लापरवाही। प्रदेश में 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक। डरना जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले एक साल कोरोना के खतरे, कोरोना से बचाव की सरकारी और जनसामान्य की कोशिशें, कोरोना से जुड़ी हुई अफवाहें और अफवाहों से उपजे डर के बीच निकला है। दुर्भाग्य से जिस कोरोना को हम कमज़ोर पड़ता हुआ मान रहे थे, वो एक बार फिर से डरावने स्वरूप में दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भले ही एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करें, लेकिन ये सच है कि सरकारी अमले ने, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, कोरोना से बचाव में पिछले एक साल से बहुत कारगर भूमिका निभाई है। तो क्या एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स के कमर कस लेने का वक्त आ गया है? क्या एक बार फिर हमें उसी डर के दौर से गुजरना है जिससे पिछले साल इन दिनों में गुजर रहे थे? क्या धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही जिंदगी को एक और ब्रेक के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए? ये सवाल आजकल लोगों के जहन में तैर रहे हैं। दूसरी लहर को लेकर आकलन सामने आने लगे हैं। आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। संक्रमण के इन 2 महीनों में चरम तक पहुंचने की या चरम पर रहने की संभावना है, जिसको केवल वैक्सीनेशन से ही काबू किया जा सकता है। ये मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है कि जब वैक्सीन का उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है तो हम उसे दूसरे देशों को दे सकते हैं, तो हमारे खुद के यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त क्यों है? इन सब से अलग विशेषज्ञ इन सारे सवालों से आगे सिर्फ इस मंत्र पर ही बात करना पसंद करते हैं कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए तो दूसरी सब बातें बेमानी हैं। आज प्राइम डिबेट में हम कोरोना की फिर से गहराती हुई चिंताओं पर बात करेंगे, जो त्योहारों के इस मौसम में थोड़ी और ज़्यादा गहरा गई हैं। प्राइम डिबेट में आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय पहले मैं आपसे करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं आप। अशोक सिंह शेखावत साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एसवी मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप संपादक हैं, ब्लॉगर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बारीक जानकारी आप रखते हैं। पहले ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस बहस को आज यहाँ लेकर आने का मकसद ये है कि ज्यों-ज्यों त्यौहार नज़दीक आ गया है और इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि साहब ये तो केवल त्यौहार का मज़ा फीका करने के लिए सरकार ने गलत वक्त पर सारी एहतियात बरतने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना तो जैसा था वैसा ही है। इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कितने चिंता जगाने वाली भ्रांति है, पहली बात। दूसरी बात, विज्ञान के विद्यार्थियों को छोड़ दीजिए और जो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी जो लोग रखते हैं उनको भी छोड़ दीजिए। आम आदमी भी
वेरिएंट्स और म्यूटेशन और स्ट्रेन, नए स्ट्रेन, इन सारी जो ये टर्मिनोलॉजी है इसको समझने लगा है, इनको सुन सुन करके याद करने लगा है और इस सबसे चिंतित भी होने लगा है। कहीं खबरों के जरिए ये शब्द सुनाई देते हैं, कहीं कहीं अफवाहों के जरिए भी ये सुनाई देते हैं। खबरें क्या हैं और अफवाह क्या है, डॉक्टर राहुल? जी। राहुल शर्मा को शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर राहुल शर्मा, अगर जी, आपको आ हमारी रही है आवाज़ मुझे सुनाई दे रही हो तो आप बीच में मुझे टोकिएगा, मैं आपके पास आऊँगा। हाँ, तो मेरा सवाल ये था डॉक्टर राहुल कि बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ ऑथेंटिक सोर्सेज से आ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अफवाहों का प्रसार ज़्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर की बात है, तो इसको लेकर के सच्चाई क्या है, और सच्चाई के साथ साथ ये समझना ज़रूरी है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर एक ऐसी चीज़ है, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, कि उसे टाला नहीं जा सकता, वो एक साइक्लिक मोशन है जिसमें वो आएगा ही आएगा, या उसे टाला जा सकता है, और टाला नहीं जा सकता तो कम से कम कमज़ोर किया जा सकता है? राहुल? आई थिंक मैं कहना चाहूंगा कि टाला जा सकता है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि टाला जा सकता है, नहीं टाला जा सकता, लेकिन उसे कमजोर किया जाना जरूर संभव है। कैसे? अब वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम एहतियात बरते हैं, सावधानी रखें जो रखी जा रही है, क्योंकि वो वायरस इवन वैक्सीन लगने के बाद भी वो समाज में अपने सर्कुलेशन में है, अभी भी लोगों में है, नॉन जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें है, और वो उन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, तो वो वहाँ है। हमें उसे आगे बढ़ने से रोकना होगा। तो खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है उसका प्रभाव, कि आगे ऐसी फेजेस ना आती रहें बार बार। और उसके लिए जो हम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम पहले कंट्रोल कर पाए हैं, ये वही सूचना मास्क आई लगाना। है डॉक्टर राहुल, आज ही आई है कि ये अब मान लिया गया है कि कोरोना से, अगर कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा या दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकेगा, तो वैक्सीनेशन के ज़रिए ही संभव होगा। वैक्सीन के ज़रिए ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। जैसा राजस्थान की 7-7.5 करोड़ की आबादी है, उसमें से 50 लाख लोगों को अब तक टीके लग चुके हैं। अगर ये संख्या हम तेज़ी से बढ़ाते हैं और 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में समझ लीजिए सब लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाती है, तो भी क्या हमको चिंता करनी चाहिए, या कम से कम हम ये राहत की सांस ले सकते हैं कि चलिए ठीक है, जिस दिन सबके पास वैक्सीन पहुंच जाएगी उसके बाद ये इतना तो काबू हो जाएगा, कहीं कोई मरीज निकलेगा तो उसका इलाज किया जा सकेगा? आई थिंक अगर सबके पास वैक्सीन पहुंच जाती है इतनी जल्दी, अब वो आंकड़े में मैं अपनी राय नहीं दे सकता कि कौन सी सरकार और कितनी जल्दी वैक्सीन पहुंच रही है। जैसा आप कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों तक, जनरल सेंटिमेंट होता है कि अगर 50% पॉपुलेशन आपकी वैक्सीनेटेड हो चुकी है तो आप मान सकते हैं कि हम वैक्सीन के थ्रू काबू कर सकते हैं। तो अब जब तक हम उस 50% के मार्क तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा जो अब तक हमने जो पूरी पिछली साल में सीखा है काबू करने के लिए, अपनी नॉर्मल हाइजीन एंड जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और उसकी वजह से काबू किया है, वैक्सीन से पहले भी किया है, तो तब तक तो हमें वो चीजें फॉलो करनी ही चाहिए। जिस दिन हम 50% के मार्क तक पहुंच जाएंगे तब तक हमारे पास एकमात्र आशा की बड़ी किरण के तौर पर दिखाई दे रही है। आप दोनों राजनीतिक मित्र मेरे साथ बैठे हुए हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। स्वर्णिम जी आप यहाँ चलाते हैं, वो केंद्र में चलाते हैं, अशोक सिंह जी की सरकार, पार्टी की सरकार। ऐसी स्थिति में बहुत सारे सवाल जो आप दोनों के ऊपर कॉमन हैं, बहुत सारे सवाल जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आप लोग उठाते हैं, ऐसे भी हैं। मैं एक सामान्य सा प्रश्न है मेरा जो आप दोनों के ऊपर है कि कोरोना को लेकर लोगों में जो बातचीत होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। लोग ये सवाल उठाते हैं कि साहब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, केरल में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, हज़ारों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलता क्या? तो वहाँ तो कोई, आप वहाँ कौन सा एहतियात आप उठा रहे हैं? और वहाँ वो सब लोग होते हैं जो देश चलाने वाले हैं। यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, उसको रोकने की कोई कोशिश की गई क्या? होली पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसको तो रोकने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। एक एक करके जवाब दे दीजिए। पहले अशोक सिंह जी आप बोलिए। देखो कि जिस प्रकार से कोरोना का काल आया, पूरा विश्व में महामारी के रूप में आया, जिस प्रकार से भारत ने इसमें उभरने की कोशिश करी, जितना विश्व में हम देखें कि जितना प्रभाव रहा उससे कम रहा।
और वैक्सीनेशन की एक पूर्ति हुई और वैक्सीनेशन की पूर्ति आप ये देखिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक गाइडलाइंस के तहत दिया, आप डिमांड कीजिए, डिमांड के हिसाब से जिस प्रकार से जितनी अवेलेबिलिटी होगी जो बन रही है और सबको उनको सब राज्यों को दिया भी गया। जहाँ तक आपने ये प्रश्न पूछा कि क्या कोरोना काल के अंदर 2 दिन की जो राज्य सरकार ने कहा है कि ये जिस प्रकार से होली का त्यौहार मनाया जाएगा, ये आपको बड़ा पता है कि आप राज्य सरकार का भी जवाब दे रहे हैं। नहीं, मुझे केंद्र सरकार से जुड़े हुए सवालों का जवाब अपेक्षित था, बोलिए। नहीं, फिर राज्य का केंद्र का दोनों की बात आती है। केंद्र की आप बात करते हैं तो केंद्र की सरकार ने एक गाइडलाइंस दी है, यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है और जिसको यदि लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट में यदि इसकी स्थिति खराब हो रही है तो उस क्षेत्र उस पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरे राज्य के अंदर उस प्रदेश के एरिया के अंदर आप उसके गाइडलाइंस का किस प्रकार से पालन करा सकते हैं, प्रशासन के थ्रू करवा सकते हैं, वो उनको गाइडलाइंस दी है। लेकिन अब कुछ मांग भी उठती है कि ये त्यौहार आ रहा तो 2 दिन के लिए क्यों, बाकी के लिए क्यों नहीं है। मेरे को लगता है कि पब्लिक इतनी अवेयरनेस है, ग्रामीण का आप प्रवेश में देखेंगे तो एक अलग चीज क्षेत्र है, शहरी का एक अलग क्षेत्र आता है, तो उसके अंदर मास्क भी लगा रहे हैं, दूरी भी रख रहे हैं और ज़्यादा वैक्सीनेशन का भी देखा जाए तो वैक्सीनेशन का पूरा भी लोग प्रॉपर रूप से कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 60 साल की एज के लिए लिखा है और बताते हैं 1 अप्रैल के लगभग आ रहा है, उसके अंदर कहा है कि 45 से लेकर 60 साल के बीच में जो आ रहे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और लेकिन फिर प्रकार से यदि सरकार यदि राज्य सरकार यदि पालना इसकी सही रूप से करवाए और लोगों को तकलीफ भी नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था का क्यों हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार से हमारी आर्थिक व्यवस्था को उसका ठेस भी पहुंचा है। जीएसटी के कलेक्शन में भी आपको जो जितना आना चाहिए था उस नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी सरकार ने प्रयास किए और उसमें आपको इस मंथली के आप देखेंगे लास्ट वाले नवंबर दिसंबर के लगभग कलेक्शन भी सही हुआ, लेकिन वैसी स्थिति पहले वाली नहीं आई। तो उसके लिए बचने के लिए कोरोना काल के लिए सबके लिए आपको एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपको एक छूट दी गई है, उसका आप किस प्रकार से उसका गाइडलाइंस निकालिए और गाइडलाइंस से उसकी पूर्ति करवाइए और एक स्वच्छ रूप से देखा जाए तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अनुसार लोगों को उसमें राहत मिले। स्वर्णिम जी आप बोलिए, आपके पास तो वापस आऊँगा। अशोक जी, हाँ बोलिए स्वर्णिम जी। जेपी जी, पिछले 1 वर्ष से देश की आर्थिक और शैक्षणिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से आज ये प्रारंभ हुई हैं और इसी के साथ साथ दुर्भाग्य है कि सामाजिक गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि बीमारी हो चाहे लॉकडाउन, नागरिकों के लिए दोनों ही बहुत बड़ी कीमत लेकर के आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमने मांग की है, हम ये कह रहे हैं कि आप पूरे विश्व भर में हमारे यहाँ पे बनी हुई वैक्सीन जा रही है, तो क्यों ना हमारे देश में जो 24 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं, ये आयु सीमा ही हटा दीजिए कि किसको वैक्सीन देनी है, जिसको लगवानी होगी वो लगवाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि फुटफॉल समाज में, सड़कों पे, घरों में, नौकरियों में, कामकाज में अगर किसी का है तो 24 वर्ष से 45 वर्ष की जो आयु वर्ग के युवा हैं इनका ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी इन्हीं की ज्यादा है। और सबसे अधिक समझने वाली बात यह है कि जब इतने समय बाद आज आर्थिक गतिविधियां ठप थीं और शुरू हुई हैं, तो सबसे ज्यादा कुठाराघात भी इसी वर्ग पर हुआ था। आज ये अपने आप को वापस खड़ा करना चाहते हैं, जो नौकरियां चली गई, काम धंधे बंद हो गए, आर्थिक रूप से टूट गए, बेरोजगार हो गए, सेविंग्स चली गई, तो इन सब ने मिलकर के आज इसी आयु वर्ग ने अपना कामकाज दोबारा पटरी पर लाने का कार्य किया है और देश की अर्थव्यवस्था को भी रोल करने का कार्य इसी आयु वर्ग ने किया है। तो सबसे अधिक अगर आवश्यकता है तो यह है कि आज आयु वर्ग की जो सीमा है वैक्सीनेशन के लिए उसको हटाया जाए और हटा के उनको अनुमत किया जाए सरकारी। क्योंकि आज देखिए राजस्थान है, राजस्थान में हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कि पूरे राजस्थान में जितनी भी वैक्सीन मिले, अगर हमें वैक्सीन मिलती है तो हमें वहां लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को लगाने में कहीं कोई कमी नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है तो फिर इसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि वरना लॉकडाउन लगता है या बीमारी होती है या ये बढ़ता है तो इसमें आगे जाकर के होगा तो यही कि नुकसान देश का भी होगा, लोगों का भी होगा। और ये कारगर बात हो सकती है, निश्चित तौर पर कारगर बात हो सकती है और इसको लेकर के अध्ययन भी आ गए हैं, गाइडलाइंस भी आ गई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आती कि ये कैसे कारगर हो सकती हैं कि रात को 11 बजे कर्फ्यू लगाओ और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रखो। कौन 11 से 5 बजे के बीच में घूमता है, ये समझ में आना बहुत मुश्किल है कि 28 और 29 तारीख को ही गैदरिंग थोड़ी होगी होली की या दूसरे त्योहारों की, शब बारात, उससे पहले क्या आयोजन नहीं हो रहे हैं, उन आयोजनों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि 28-29 को मत लगाइए, यहाँ सवाल ये है कि जब चिंताजनक स्थिति हो चुकी है तो कैसे राजनीतिक रैलियां हो सकती हैं, कैसे आज की तारीख में 25 तारीख को, 24 तारीख को, 23 तारीख को, 22 तारीख को आयोजन हो सकते थे। स्वर्णिम जी। मैं इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो गाइडलाइंस राजस्थान सरकार ने जारी की हैं उसमें ये 2 दिन तो ऐसे हैं जिसमें, क्योंकि ये जो दोनों ही त्योहार जिनका हवाला दिया गया है, इसमें
एक सामाजिक गैदरिंग होती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, इसलिए इनकी की गई। लेकिन मैं आपके सवाल पर भी आता हूं, रही बात राजनीतिक गतिविधियों की या राजनीतिक रैलियों की, राजनीतिक समारोह की, इस पर भी रोक है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, वहां पे 200 से अधिक आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे शादी समारोह। 3 दिन पहले हुई है जयपुर में, और रात के कर्फ्यू मैं आ रहा हूं क्योंकि ये गाइडलाइंस और आज 25 तारीख से लेकर के जितने गाइडलाइन के बाद हुई थी, अरे वो महापंचायत उस गाइडलाइन के बाद हुई थी। आप रात्रि कर्फ्यू का बताइए मुझे। देखिए, रात्रि कर्फ्यू का ये है कि जो देर तक शादी समारोह होते हैं, देर तक जो लोग निकल करके अपने काम धंधे से लौट करके और देर तक रेस्टोरेंट्स में और इनमें पार्टियां होती हैं या शादी समारोह होते हैं या लॉन्स में होते हैं, हाँ। इनको रोकना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए क्या एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शादी समारोह में हमने अगर गाइडलाइंस ये जारी की हैं कि जिस कैपेसिटी का हॉल या लॉन है उससे 50% कैपेसिटी वो सब तो है नहीं आने चाहिए, मैक्सिमम क्योंकि हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मित्तल साहब, ये सारे सवाल जो मैंने इनके सामने रखे या अशोक जी के सामने रखे या स्वर्णिम जी के सामने रखे, ये लोगों के सवाल हैं। आम आदमी के जहन में आती है बात कि साहब रात के कर्फ्यू से क्या फ़ायदा, कि साहब 2 ही दिन बंद करने से क्या होगा, अरे साहब वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ तो इतने लोग हैं और हमारे यहाँ इतनी पाबंदी, इस तरह के सवाल आम सवाल हैं। लेकिन एक मोटी बात क्या नहीं समझी जानी चाहिए, मित्तल साहब आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी हाँ, एक मोटी बात ये भी तो समझी जानी चाहिए कि कोरोना को अगर वो बेकाबू हो रहा है, उस स्थिति में आ रहा है और काबू करने के प्रयास हो रहे हैं, तो इससे कांग्रेस की राजस्थान सरकार को या भाजपा शासित केंद्र सरकार को, भाजपा नीति केंद्र सरकार को, इनको तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये लोगों की ही चिंता है, लोगों के बारे में चिंता करके ही ये सब फैसले लिए जा रहे हैं। मित्तल साहब। जेपी जी, आपने जो शुरू में जो सवाल उठाया और अभी जो बात कही है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये कांग्रेस के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, ये बताएं कि क्या जो ये होली का जो समारोह है उसमें हमारे यहाँ जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम होता है, क्या वो उस कार्यक्रम पर भी रोक लगाई गई है? अभी जो सामान्य बात आ रही है वो सरकार के जो गृह मंत्रालय का जो कल जो आदेश जारी हुआ है उसमें होलिका दहन के शब्द पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये कहा गया है कि 28 और 29 तारीख को होली के समारोह नहीं होंगे। हम देखते हैं कि होली के समारोह के अंदर जैसे फाग महोत्सव होता है उस पर रोक लगनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। होली खेलने की जो प्रक्रिया है उसके लोग झुंड के झुंड बना के सकते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या होलिका दहन पर भी रोक है क्या। जेपी जी, हम सब लोग जानते हैं जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके अंदर देखा जाता है कि जो होलिका दहन का जो महत्व है उसका अपना महत्व है और भक्त प्रहलाद से ये कहानी जुड़ी हुई है। और गली मोहल्ले बाजार चौराहे के अंदर लोग होलिका को सजाते हैं और फिर वो अग्नि को समर्पित की जाती है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इस पर सरकार अभी तक भी मौन है। सरकार की ओर से नहीं बताया गया है कि होलिका दहन के कार्यक्रम को लेकर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वापस आता हूं आपके पास, वापस आता हूं। स्वर्णिम जी। हाँ, मित्तल साहब की मैं बात पे ही बता रहा हूं, जो गाइडलाइंस जारी हुई है 28 और 29 की लेकर के, उसमें सार्वजनिक समारोह पे और जो सार्वजनिक रूप से कोई कार्य किए जाते हैं इस पर रोक है। और पूजा पाठ और जो अपने निजी तौर पर कोई व्यक्ति निजी तौर पर नहीं, तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं। साहब ये कह रहे हैं ना कि होली तो सार्वजनिक तौर पर ही जलाई जाती है, लोग इकट्ठे होकर के ही तो जलाते हैं। इस बात की क्लैरिटी आनी चाहिए, अभी समय है इस बात की निश्चित तौर पर क्लैरिटी आनी चाहिए कि होली लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर जलानी है या वो भी प्रतिबंधित है, वहां भी एहतियात बरती जानी है। मित्तल साहब अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। हाँ, जेके जी, अब मैं बात कर रहा था कि जितनी सरकार की जो अपेक्षा है ना, मैं कोई इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं जोड़ के देख रहा हूँ, क्योंकि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस से सवाल, सरकार से सवाल। सरकार जब एक और ये अपेक्षा करती है कि लोग दिवाली का त्योहार इसमें मिलन नहीं करें, होली का नहीं करें, धार्मिक समारोह में न जाएं, तो फिर सरकार को भी उसके अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि पिछले अभी 23 तारीख को ही क्या नाम से जिस तरीके से महापंचायत की अनुमति जयपुर में दी गई, जहां राजधानी उससे पहले कोरोना की गाइडलाइन जारी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जयपुर पुलिस ने या सरकार के निर्देश पर महापंचायत की आपने अनुमति दी। और अभी भी जब उपचुनाव होंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्या नाम से जो चुनावी जो रैलियां हैं वो होंगी या नहीं होंगी। तो आप सारी अपेक्षाएं जो हैं वो आम जनता से करते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ नहीं करते। और इसमें एक बात और है, ये सवाल सिर्फ होली के महोत्सव का ही नहीं है, हिंदू समुदाय का नहीं है, शब्बे बारात का भी है जो मुस्लिम समुदाय मनाता है। और ये माना जाता है कि उस रात को वो इबादत करते हैं, वो कब्रिस्तान में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इबादत करते हैं। तो क्या उस इबादत पे भी रोक लगी हुई है? सरकार ने अभी इसकी क्लैरिटी नहीं दी है। मेरा ये मानना है कि जो दो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इन पर सरकार को अपनी क्लैरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी देनी चाहिए।
मैं उस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ इस बहस के अंत में कि जितने भी कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो हो सकता है मनभावन नहीं हो, बुरे लगें, लेकिन ये क्लियर बात है, ये सबको समझ में आनी चाहिए कि इनसे सरकारों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, कोई दूसरी तरह का कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होता है। ये सारे फ़ायदे, ये सारे जो गाइडलाइंस के पालन के बंदिशें हैं, ये सब आपके हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं। इन सब का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी लहर को लेकर बहुत गंभीरता बरती जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।